नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लेसन नंबर 23 में जो नया टॉपिक है राजस्थान में सिंचाई विकास हेतु सुझाव वो पढ़ने जा रहे हैं। जो बोर्ड एग्जाम में आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन हालांकि अभी तो आया नहीं है, लेकिन निकट भविष्य में आ सकता है कि राजस्थान में सिंचाई विकास हेतु कोई 2 सुझाव बताइए, 4 सुझाव बताइए, या पूरे सुझाव भी पूछे जा सकते हैं। तो इनके नाम ज़रूर आप ध्यान रखें। और ज़्यादा इसमें कोई ख़ास मटेरियल है नहीं। तो इनके नाम भी राजस्थान में ऐसी कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं जिनके लिए सिंचाई आवश्यक है, तो सुझाव के रूप में आपको बात करनी है। राजस्थान में सिंचाई विकास हेतु सुझाव। राजस्थान में सिंचाई के विकास के लिए कौन कौन से सुझाव हैं आपके दिमाग में, और वास्तव में गवर्नमेंट जो है, राज्य सरकार है, वो कौन कौन से प्रयास कर रही है राजस्थान में सिंचाई के विकास के लिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। सिंचाई का विकास हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। उपलब्ध जल का सर्वाधिक संरक्षण आवश्यक है। जो जल राजस्थान में उपलब्ध है उसका संरक्षण आवश्यक है। 1 नंबर हो गया। 2 नंबर देखिए, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग। अगर हमें सिंचाई का विकास करना है तो भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना पड़ेगा। नदी बेसिनों के क्षेत्रों का सघन नियोजन। नदियों का जो बेसिन वाला जो भाग है, जिसको हम कैचमेंट एरिया कहते हैं, जिस भाग से होते हुए नदी जल ग्रहण करते हुए आगे बढ़ती है, उस पूरे भाग को हम नदी बेसिन कहते हैं, कमांड क्षेत्र कहते हैं। तो उन क्षेत्रों का सघन नियोजन होना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि नदी के ढलान के अनुसार नदी प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है, इस प्रकार का नियोजन प्लानिंग। उसके बाद में नवीन तकनीकी विधियों से जल रिसाव व वाष्पन की मात्रा को कम करना। जो जल के स्रोत हैं उनसे जल रिसाव भी न हो, और जो वाष्प के रूप में जो जल ऊपर की ओर जाता है वो भी कम से कम हो। तो इस प्रकार के नवीन तकनीकी जो विधियां हैं उनको काम में लिया जाए सिंचाई का विकास करने के लिए। फव्वारा सिंचाई, इजराइल से ली गई है ये फव्वारा सिंचाई। बूंद बूंद सिंचाई विधियों का उपयोग करना, ड्रॉप सिस्टम। फव्वारा सिंचाई में बूंद बूंद सिंचाई विधियों का उपयोग करना, इससे व्यर्थ जल, मतलब जल का व्यर्थ जो उपयोग होता है वो कम होता है। साथ में आपने देखा होगा कि फव्वारा जो है फसल के ऊपर ऊपर भाग जो है बूंद बूंद में सिंचाई हो जाती है। साथ में ही ड्रॉप सिस्टम भी काफ़ी काम में लिया जा रहा है इस समय, क्योंकि जो जो पेड़ होते हैं ना, उन पेड़ों के पास में ही बूंद बूंद जो है वो जल की गिरती रहती है, तो उससे भी काफ़ी जल की बचत हो जाती है। भूमिगत जल व सतही जल का मिश्रित उपयोग करना। भूमिगत जल व सतही जल का मिश्रित उपयोग करना, ये भी अच्छी बात है। जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका, और जो सतही जो धरातलीय भागों के ऊपर भरा हुआ जो जल है उसका मिश्रित रूप से उपयोग किया जाए। जलमार्गों व खेत की नालियों को दूरस्थ करना। दूरस्थ करने का मतलब होता है सही करना, उनको ठीक करना। जल मार्गों व खेत की नालियों को दूरस्थ करना। दूरस्थ का मतलब होता है, ये आधा सह है और उसके बाद में तय है, दूरस्थ। दूरस्थ का मतलब होता है ठीक करना, उनको ठीक करना, सही करना। उसके बाद में प्रचलित परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देना या स्थान देना। प्रचलित परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देना। जो पहले से ही परंपरागत रूप से जो परियोजनाएं चली आ रही हैं उनके ऊपर और अधिक ध्यान देना। नई नई परियोजनाओं को चयनित आधार पर स्वीकार करना। जो नई नई परियोजनाएं जो हैं नवीनतम तकनीक के साथ में जो आ रही हैं उनको भी काम में लेना और उनको उसी आधार पर स्वीकार करना। सभी परियोजनाओं के रख रखाव को सर्वोच्च प्राथमिकता देना, और जो पुरानी परियोजनाएं हों चाहे नई परियोजनाएं हों, है ना, उन सभी जिनमें सिंचाई का विकास शामिल है ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ में स्थान देना चाहिए। अब देखिए पेयजल। पेयजल के लिए हम क्या करें। राजस्थान में विषम जलवायु परिस्थितियों के कारण, राजस्थान में आपको पता है विषम जलवायु परिस्थितियां हैं, क्योंकि राजस्थान का लगभग लगभग 61.11% भाग, अगर हम एक्चुअल आंकड़ों की बात करें तो 61 61.11% जो है, मतलब ये हम बात कर रहे हैं, ये जो भाग है
है ना। ये वाला जो भाग है ये 61.11% जो है वो थार के रेगिस्तान में कंसिडर किया जाता है ना। थार का मरुस्थल का विस्तार है। अब एक चीज़ देखिए, तो जब थार का मरुस्थल है तो वहाँ अब मरुस्थलीय भाग की विशेषताएं अलग प्रकार की होती हैं। तो विषम जलवायु पाई जाती है राजस्थान में मरुस्थल के कारण। विषम जलवायु की परिस्थितियाँ किसके कारण उत्पन्न हुई हैं? मरुस्थल के कारण हुई है ना। तो विषम जलवायु परिस्थितियों के कारण न्यूनतम वर्षा की प्राप्ति होती है। अब न्यूनतम वर्षा हम जानते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो न्यूनतम वर्षा की प्राप्ति होती है। अतः सतही जल संसाधनों व भूमिगत अतः सतही जल संसाधनों व भूमिगत जल संसाधनों में अपर्याप्त जल उपलब्ध हो पाता है। सतही जल संसाधनों व भूमिगत जल संसाधनों में अपर्याप्त जल उपलब्ध हो पाता है। जब वर्षा ही कम हो रही है तो सतही जो जल संसाधन है वो भी पूरी तरह से तृप्त नहीं हो पाएंगे, और भूमिगत जल जो है, अंडरग्राउंड वाटर जो लेवल है, वो भी पर्याप्त ऊपर तक नहीं आ पाएगा, पर्याप्त मात्रा में पूर्ण नहीं हो पाएगा, है ना। अतः राजस्थान देश का सर्वाधिक सूखा प्रदेश है। अगर हमारे पूरे भारत में देखा जाए तो सबसे सर्वाधिक या सबसे सूखा हुआ प्रदेश जो है वो राजस्थान का पश्चिमी भाग माना जाता है। प्रदेश में समस्त जल स्रोतों में उपलब्ध जल देश का मात्र 1% ही है। कितनी बड़ी बात है। आप देखिए, समस्त जो जल स्रोत हैं राजस्थान में पाए जाने वाले, उन सब जल स्रोतों का जो जल है वो भारत के जल स्रोतों का कितने प्रतिशत है? मात्र 1% है। अब आप देख लीजिए कि राजस्थान में जल की कितनी कम मात्रा है। पेयजल जल की बात कर रहे हैं, पीने योग्य जल की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन भी बन गया अपने आप में। राजस्थान में पेयजल का कितना प्रतिशत पाया जाता है? 1%। तो आप ये ध्यान भी कर लेंगे, ये क्वेश्चन भी बन गया है, ठीक है ना। राजस्थान में पेयजल कितने प्रतिशत पाया जाता है? 1%। राजस्थान के अनेक स्थानों पर फ्लोराइड युक्त जल आपने देखा होगा। आसपास जो है हमारे भी आसपास कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका जो बोरिंग सिस्टम है या आपका जो कुआं है, हालांकि कुएं अभी चल नहीं रहे हैं, बोरिंग से जो बोरवेल है उससे हम पानी निकाल रहे हैं, नलकूप से हम पानी निकाल रहे हैं। तो आपने देखा होगा कभी कभी उसका जो जल है वो पूरी तरह से ऐसे, मतलब उसमें झाग से बन जाते हैं, वो वाइट कलर का पानी सा कभी कभी अब हमारे बोरवेल से निकलने लगता है। तो ऐसा जो जल होता है वो फ्लोराइड युक्त जल होता है। फ्लोराइड युक्त जल होता है वह लवणीय जल की, साथ में ही लवणीय जल की उपलब्धता के कारण पीने योग्य जल की गुणवत्ता लगातार घट रही है। मतलब पीने योग्य जो जल है उसकी गुणवत्ता लगातार घट रही है ना। क्योंकि हमारी राजस्थान में पाए जाने वाला जो जल है वो फ्लोराइड युक्त जल हो गया, एक तो एक लवणीय प्रकार का जल है। राजस्थान में पिछले 61 वर्षों में, राजस्थान में पिछले 61 वर्षों में 43 बार जो है 43 बार अकाल की स्थिति रही है, जिससे पेयजल समस्या और भी दुष्कर हो जाती है, और भी दुखदायी हो जाती है। मतलब अब आप सोचिए, पिछले 61 वर्षों में जब 43 बार अकाल की स्थिति रही है, अकाल की स्थिति कैसे होती है? जब वर्षा ही नहीं होगी तो सभी प्रकार की कमी होगी ना, अन्न की मान लीजिए, जल की मान लीजिए, और जो चारा है पशुओं के लिए, त्रिकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, तीनों ही प्रकार का काल हो जाएगा, है ना। तो ये और भी विकट परिस्थिति बन जाती है। राजस्थान में विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र तथा थार सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी, देखिए राजस्थान में एक तो विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र जो संस्थान है उसकी हम बात कर रहे हैं, साथ में ही थार थार मतलब थार का मरुस्थल, थार सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी, थार सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी, ये जो दोनों जो मिलकर के क्या कर रही हैं, मिलकर राजस्थान की परंपरागत जो जल संरक्षण की जो प्रणालियाँ हैं, जल संरक्षण की जो प्रणालियाँ हैं उनको पुनर्जीवित करने के कार्य में जुटी हुई हैं। जो परंपरागत जल के जो स्रोत हैं, जल संरक्षण के जो स्रोत हैं, उनको वापस उनको पुनर्जीवित करने के कार्य में ये दो संस्थान जुटे हुए हैं। एक तो है विज्ञान व पर्यावरण केंद्र, दूसरा है थार सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी। ये दो जो संस्थान हैं ये दोनों ही राजस्थान के जो परंपरागत जल के स्रोत हैं उनको संरक्षित करने में लगे हुए हैं, जिनके फलस्वरूप वर्तमान समय में शुद्ध पेयजल सुविधा उपलब्ध हो पाई है ना। जिनके फलस्वरूप वर्तमान समय में शुद्ध पेयजल सुविधा उपलब्ध हो पाई है।
जनता जल देखिए, जनता जल योजना जो है उसकी हम बात कर ले। जनता जल क्या है, ये एक क्वेश्चन के रूप में भी बन जाता है, बन सकता है, बन भी जाता है। जनता जल योजना से क्या तात्पर्य है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको देख लीजिए। यह योजना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, यह योजना जन स्वास्थ्य, कौन सा विभाग है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की एक पेयजल योजना है, एक पेयजल योजना है। जनता जल योजना, जनता को जल पिलाने की जो योजना है वो पेयजल योजना है एक तरह से। इस योजना के द्वारा, इस योजना के द्वारा जल संरक्षण कार्यक्रम, यहाँ भी कुछ भी नहीं है, इस योजना के द्वारा जल संरक्षण कार्यक्रम, जल संरक्षण कार्यक्रम तैयार करके गैर सरकारी संगठनों को सुपुर्द कर दी जाती है। गैर सरकारी संगठनों को सुपुर्द या सुपुर्द मतलब सौंप दी जाती है। सौंपना कहते हैं ना, भाई मेरी ये वस्तु है, आप रख लीजिए इसको, है ना। तो गैर सरकारी संगठनों को सुपुर्द कर दी जाती है। गैर सरकारी जो संगठन होते हैं उनको हम अंग्रेजी में एनजीओ कहते हैं। एनजीओ, एनजीओ का मतलब क्या होता है, आपने कभी सुना होगा कि कई कई लोग जो हैं गवर्नमेंट सर्वेंट होने के बाद में जैसे वो रिटायर होते हैं, रिटायरमेंट के बाद में वो लोग एनजीओ ज्वाइन कर लेते हैं। तो एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, गैर सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन, ठीक है ना, ये अंग्रेजी हो गया। अब ये ऐसी मतलब ऐसे संगठन होते हैं जो गैर अनुदानित होते हैं। गैर अनुदानित मतलब इन संगठनों के द्वारा जो भी मतलब पैसा वगैरह लगाया जाता है किसी भी प्रकार के क्षेत्र में, तो स्वयं का पैसा होता है। गैर अनुदानित संस्थान होते हैं, इन संगठनों में जो प्राइवेट सेक्टर के आदमी होते हैं वो ज़रूर पैसे देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं होता गैर अनुदानित संस्थानों में, है ना। तो ये गैर सरकारी संगठन कहलाते हैं, तो उनको सुपुर्द कर दी जाती हैं। वर्तमान समय में बीकानेर व जैसलमेर के अलावा, वर्तमान समय में बीकानेर व जैसलमेर के अलावा 31 ज़िलों में, बीकानेर व जैसलमेर को अगर हम निकाल दें तो इनके अलावा जो 31 ज़िले हैं राजस्थान के, उनमें 6514 जनता योजनाएं संचालित हैं। 6514 जनता योजनाएं संचालित हैं। जनता योजनाएं संचालित हैं। अतिशीघ्र ही देश के सभी जिलों में यहाँ पे देखिए क्या है, अतिशीघ्र ही मतलब निकट भविष्य में या जल्दी ही देश के सभी जिलों में, देश के सभी जिलों में एक जलग्राम बनाया जाएगा। प्रत्येक जिले में एक एक जलग्राम, यहाँ पे एक लिखा हुआ है, एक, ठीक है ना, ये पेन से लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे एक। अतिशीघ्र ही देश के सभी जिलों में एक एक जलग्राम बनाया जाएगा, ऐसे लिख देंगे आप इसको, एक एक, है ना, इस प्रकार से आप लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे आप, है ना, इस प्रकार से एक एक जलग्राम बनाया जाएगा। ये प्लानिंग है। अतिशीघ्र भविष्य में इस प्रकार की योजनाएं हैं कि देश के सभी जिलों में, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 640 जो जिले हैं उन सभी में प्रत्येक जिले में एक जलग्राम बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, एक जलग्राम बनाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति के उद्देश्य से जर्मन सरकार के द्वारा, अब देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनमें जल की पूर्ति के उद्देश्य से कौन सी सरकार के द्वारा, जर्मन सरकार के द्वारा, मतलब जर्मन देश के द्वारा, जर्मनी के द्वारा, जर्मन सरकार के सहयोग से, संयोग नहीं है, ये सहयोग है, संयोग नहीं है, सहयोग, किसी का सहयोग करते हैं ना अपन, वो बात है यहाँ पे, सहयोग से। संयोग मत लिखना, संयोग का मतलब तो भाई कोई काम हो जाए संयोग से, वो नहीं, सहयोग, सहयोग से, ये इसको काट देना और ये लिखना सहयोग। सहयोग से गंदेली साहबा लिफ्ट नहर से, आपने देखा होगा कि प्रथम चरण में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में गंदेली साहबा लिफ्ट नहर का निर्माण किया गया है, उसी की हम बात कर रहे हैं। तो गंदेली साहबा लिफ्ट नहर से अपनी योजना संचालित की जा रही है, अपनी योजना संचालित की जा रही है। आपसे पूछा जाए कि अपनी योजना क्या है, तो अपनी योजना के बारे में आप क्या बताएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति के उद्देश्य से
जर्मन सरकार के सहयोग से जर्मन सरकार के सहयोग से गंदेली साहवा लिफ्ट नहर से आपनी योजना संचालित की जा रही है। इस योजना से हनुमानगढ़, चूरू व झुंझुनू जिलों में जलापूर्ति होती है। 3 जिलों में इस योजना के द्वारा जलापूर्ति होती है। हनुमानगढ़, चूरू व झुंझुनू जिलों में जलापूर्ति होती है, ये भी आप ध्यान कर लेंगे। अब देखिए ग्रामीण पेयजल योजनाएं कौन कौन सी हैं। पेयजल योजनाएं हम पढ़ रहे थे, अब उनमें ग्रामीण पेयजल योजनाएं कौन कौन सी हैं उनकी हम बात कर लें। राज्य में कुल 43,264 गांव हैं। कितने गांव हैं? 43,264 गांव हैं एवं 77,869 ढाणियाँ हैं। 77,869 ढाणियाँ हैं। इनमें से वर्ष 2014-15 में 42,843 गांव एवं 66,560 ढाणियों को पूर्णतः अनेक योजनाओं के द्वारा लाभान्वित किया जा चुका है ना। इसको इस प्रकार से डाटा है तो उनको ध्यान कर लेंगे आप। शहरी पेयजल योजनाएं राजस्थान के सभी 222 शहरों में विभिन्न पेयजल योजनाओं के द्वारा पेयजल प्राप्ति हो रही है। पेयजल सुविधाओं की उपलब्धता 20% सतही जल के द्वारा, पेयजल सुविधाओं की उपलब्धता जो है 20% पेयजल की जो सुविधाएं हैं वो सतही जल के द्वारा और 60% भूमिगत जल के द्वारा होती हैं। 60% जो पेयजल सुविधाएं हैं वो भूमिगत जल के द्वारा प्राप्त होती हैं, जबकि जो सतही जल स्रोत होते हैं उनसे 20% जल की सुविधाएं प्राप्त होती हैं तथा शेष 20% जल की उपलब्धता दोनों स्रोतों के द्वारा मिश्रित रूप में होती है। प्रमुख वृहत पेयजल योजनाएं जो प्रस्तावित हैं, जिनका निर्माण करना या जिनको संचालित करना अभी बाकी है। प्रमुख वृहत पेयजल योजनाएं जो प्रस्तावित हैं, देखिए सबसे 1 नंबर पर है बाड़मेर लिफ्ट योजना। एक तो ये योजना बनानी है। ईसरदा बांध योजना सवाई माधोपुर में है। जयपुर बीसलपुर लिंक योजना, चंबल बीसलपुर लिंक योजना, चंबल अलवर लिंक योजना, भैंसरोडगढ़, ये चित्तौड़गढ़ में है। भैंसरोडगढ़ स्थान कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। तो चित्तौड़गढ़ लिंक योजना, ये लिंक आप जानते हो ना, ये अंग्रेजी का शब्द है, इसका मतलब है जोड़ना। मतलब भैंसरोडगढ़ को चित्तौड़गढ़ से जोड़ करके पेयजल सुविधा उपलब्ध करवानी है। इस प्रकार की योजनाएं हैं। सिंचाई, पेयजल व जल प्रबंधन के अन्य प्रयास कौन कौन से हैं उनकी हम बात कर लें। देखिए 1 नंबर क्या है? राजस्थान जल संसाधन निगम, इसकी स्थापना कब की गई? 2013 में। 2 नंबर देखिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्भरण योजना, ये विश्व बैंक के द्वारा पोषित है। पोषित का मतलब क्या होता है कि इसमें विश्व बैंक वित्तीय सहायता देता है। विश्व बैंक जो है वो वित्तीय सहायता देता है किसमें? राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्भरण योजना में। राजस्थान लघु सिंचाई सुधार परियोजना 2005 में। वर्षा जल संचयन योजना 2004 में। यूरोपियन संघ राज्य सहभागिता कार्यक्रम 2007 में। उसके बाद में देखिए जलमणि कार्यक्रम को भी आप तो हल्का सा थोड़ा सा तैयार कर लेंगे। जलमणि कार्यक्रम क्या है वो भी देख लेंगे। स्कूली बच्चों को प्लांट लगाकर पेयजल के लिए जो शुद्ध जल जहाँ से मिल सके, प्लांट लगाकर स्वच्छ व जीवाणु मान लीजिए बैक्टीरिया रहित पेयजल उपलब्ध कराना। जलमणि कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? स्कूली बच्चों को प्लांट लगाकर, जल प्लांट की बात हो रही है, प्लांट लगाकर स्वच्छ व जीवाणु या बैक्टीरिया रहित पेयजल उपलब्ध कराना है ना। राजीव गांधी जल विकास व संरक्षण योजना 2010 से संचालित है। सिंचाई प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान ये कोटा में है, 1984 से संचालित है। राज्य जल विकास निगम लिमिटेड, इसका डेट दिया हुआ नहीं है। स्वजल धारा योजना 2002 से संचालित है।
तिरु सिंचाई लाभ कार्यक्रम, राजस्थान फ्लोराइड नियंत्रण कार्यक्रम, फ्लोराइड युक्त जो जल है उसको नियंत्रित करने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना। अब देखिए ये मोस्ट क्वेश्चन है जो अभी 2020 का जो पेपर लगा था उसमें 1 नंबर के क्वेश्चन में आया हुआ है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान से क्या तात्पर्य है ना। ये प्रश्न 1 नंबर के प्रश्न के रूप में ये प्रश्न आया हुआ है अभी 2020 में। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान योजना से क्या तात्पर्य है। आपको पता है कि मैंने इसके लिए 2 लाइनें अलग से आपको और मैंने स्टार्टिंग में भेजा था, जो लेसन को प्रारंभ किया था उस समय मैंने इसमें भेजा था ना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जो योजना है, अभियान कह दीजिए, ये योजना कह दीजिए, ये ओब्लिक लगा हुआ है बीच में, है ना। तो इससे क्या तात्पर्य है, 1 नंबर के क्वेश्चंस के रूप में ये 2020 का जो अभी लेटेस्ट जो पेपर लगा है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके बारे में मैंने 2 लाइनें आपको वैसे भी मैसेज के रूप में भेज दी थी, वो फिर से मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। देखिए मैंने क्या बताया था कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन जो अभियान है वो 4 चरणों में संचालित है। 27 जनवरी 2016 से इसे चार चरणों में इसे प्रारंभ किया गया है। और इसका जो प्रारंभ है वो गर्दन खेड़ी स्थान है, एक गर्दन खेड़ी, गर्दन जैसे आपकी गर्दन होती है ना वो वाला बात कर रहा हूँ मैं, गर्दन खेड़ी। चलो मैं लिख देता हूँ, गर्दन खेड़ी, गर्दन खेड़ी स्थान है आपके झालावाड़ में। तो वहाँ से इसको प्रारंभ किया गया है, और देखिए इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है ना वो क्या है, गाँवों को जल की जो आवश्यकता होती है, ग्रामीण क्षेत्रों के जल की आवश्यकता की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों को जल की आवश्यकता की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना, है ना। इस कार्यक्रम या इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है। अब देखिए हम इसको पढ़ लेते हैं। तो 27 जनवरी 2016 से 4 चरणों में इस मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान को प्रारंभ किया गया और गर्दन खेड़ी झालावाड़ से इसको प्रारंभ किया गया है। झालावाड़ वसुंधरा राज्य का गढ़ है ना, जो पूर्व हमारी मुख्यमंत्री रही है उसका। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, जल स्वावलंबन का मतलब आप समझते हो ना, आत्मनिर्भर होना। स्वावलंबन का मतलब समझते हो ना आप, आत्मनिर्भर होना। तो आप इससे नाम को इस प्रकार से ध्यान कर लेंगे, स्वावलंबन का मतलब समझ गए ना, आत्मनिर्भर। तो ग्रामीण क्षेत्रों को जल की आवश्यकता के रूप में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इस योजना को संचालित किया जा रहा है। तो अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि स्वावलंबन का मतलब क्या होता है, आत्मनिर्भर बनाना। किस रूप में आत्मनिर्भर बनाना, जल के रूप में। किनको, ग्रामीण क्षेत्रों को या यूँ कहें गाँवों को जल आवश्यकता के रूप में, गाँवों को जल आवश्यकता की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना, है ना। इस रूप में आप ध्यान कर लेंगे। और 27 जनवरी 2016 को इसको 4 चरणों में प्रारंभ किया गया गर्दन खेड़ी झालावाड़ से, है ना। इस योजना के अंतर्गत 9 राजकीय विभागों, सामाजिक धार्मिक समूह तथा आम जन की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य, देखिए प्रमुख उद्देश्य आ गया ना। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गाँवों को जल आवश्यकता की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना है। जो अभी अब मैंने बात की है ना, उद्देश्य क्या है इसका, गाँवों को जल आवश्यकता की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना। जल स्वावलंबन का मतलब क्या हुआ, आत्मनिर्भर बनाना। इस योजना के अंतर्गत ही जुलाई 2016 तक राज्य के 3529 गाँवों में, ये जीरो नहीं है, बीच में ये जीरो नहीं है, 35 और 29 ही है, 3529 गाँवों में 3529 गाँवों में तथा
देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, जुलाई 2016 तक राज्य के 3529 गाँव में, 3529 गाँवों में, ये में है यहाँ पे, में 91,043, ये कितना है यहाँ पे 91,043 है। ये देखिए 9 है, 1 है, 0 है और 43 है, ठीक है ना। 91,043, यहाँ पे ये जीरो भी है, ध्यान रहे आपको, 91,043 ये पूरा है और यहाँ पे जीरो नहीं था, है ना। 91,043 जल संरक्षण एवं संग्रहण कार्यों का निर्माण किया गया है, जल संरक्षण एवं संग्रहण कार्यों का निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार से इसको आप ध्यान कर लेंगे। हालांकि 2021 में ये रिपीट नहीं होगा क्वेश्चन तो, लेकिन फिर भी आपको एक इंट्रोडक्टिव या परिचय मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, लेकिन आपको ध्यान तो होना चाहिए ना। जब आपको कोई पूछता है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान क्या है, तो आप उसके बारे में बता सकें। भाई ग्रामीण जो है, ग्रामीण क्षेत्रों को जल की आवश्यकताओं के रूप में आत्मनिर्भर बनाना, और इसको कब प्रारंभ किया गया, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए ना, है ना। कहाँ से प्रारंभ किया गया, 2-3 चीज़ें तो इसमें आपको विशेषकर ध्यान रखनी पड़ेंगी ना। अब देखिए ये लेसन आज कंप्लीट हो गया है, और इसके जो अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि क्वेश्चंस लगभग 35 हैं, तो क्वेश्चंस का जो वीडियो है वो हम कल डालेंगे। तो क्वेश्चंस को हम कल डालेंगे और आपको क्वेश्चंस का जो वीडियो है वो कल बता देंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अब देखते हैं हम कौन सा नया लेसन चलाएंगे, तो वो बता देंगे आपको। उसका पीडीएफ आज कंप्लीट करेंगे और कल यथासंभव हम उस जो भी नया लेसन चलाएंगे उसका पीडीएफ हम कल डाल देंगे। तो आज ये लेसन कंप्लीट हो गया वैसे तो ना, बड़े क्वेश्चंस के रूप में इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वैसे तो नहीं है।